हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? होपफुली सुपर्ब। चलो भाई, आज हमें क्या करना है? आज हमें थोड़ा सा रिवाइज करना है। पूरा नहीं करेंगे। चैप्टर नंबर 8 हम लोग थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। याद आ जाए ना, नहीं तो भूलते चले जाएंगे। ऐसा नहीं होना, इट शैल नॉट बी अ सिचुएशन लाइक आगे बढ़ पीछे छोड़। हम्म। तो हम लोग थोड़ा रिवाइज करेंगे। सब लोग मेरा साथ देंगे रिवीजन में। मैं मानूंगा सब लोग बहुत अच्छे से मेरा साथ देने वाले हैं रिवीजन के अंदर। ध्यान दीजिएगा किस तरीके से हम लोग रिवाइज करने वाले हैं। प्लीज ध्यान देना। सबसे पहले हम लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग को रिवाइज करते हैं। अच्छा, क्या था रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग? अगर आपको कुछ याद हो ना तो आप चैट पे लिख देना, मेरे को ही मजा आएगा, है ना। रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग था बेसिकली, आप ये कह रहे थे कि आप किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, या कोई भी मैनेजर, नॉट जस्ट यू। इट इज लाइक हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट। इफ यू आर, लेट अस से, हैविंग a cost center, then obviously your responsibility is going to be in terms of minimization of cost. If you are having a profit center, your responsibility is going to be in terms of maximizing the profit, means maximizing the revenue and minimizing the cost. If you are having a revenue center, that means such as sales center, sales showroom, etc., then your objective will be to obviously maximize revenue. You will not look towards minimizing cost, etc. Obviously you shall, it shall not be like you can have enormous cost, but हाँ, हमारा ऑब्जेक्टिव, मेन ऑब्जेक्टिव जो बिजनेस का होता है, जो हम काम कर रहे होते हैं, तो वो कॉस्ट मिनिमाइजेशन का होता है। तो कॉस्ट नहीं, रेवेन्यू मैक्सिमाइजेशन का होता है। और लास्ट है इन्वेस्टमेंट सेंटर। इन्वेस्टमेंट सेंटर में क्या होता था, आप सर्विसर वहाँ, एवरीथिंग इज beneath you only. So you are not just having single profit center, rather you are having several profit centers. So you want the return on your investment to get maximized. That is why you are thinking कि यार मैं जो भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ उस पर yield जो हो, yield मेरा मैक्सिमम हो। अब हम आगे बढ़े। इसके बाद हमने समझा था ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता था। एक डिपार्टमेंट बेस पे होता था, मतलब फंक्शन बेस पे होता था। उसमें क्या होता था, आप कहते थे कि यार हर फंक्शन के हिसाब से, मार्केटिंग के हिसाब से अलग डिपार्टमेंट होता था, और सेल्स के हिसाब से, फाइनेंस के हिसाब से, सबके हिसाब से अलग डिपार्टमेंट होता था। रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अलग होता था। और दूसरा होता था डिविजनल बेसिस, जिसके अंदर आप क्या करते थे, आप प्रोडक्ट वाइज, सर्विसेज वाइज, ज्योग्राफी वाइज, इस तरीके से आप डिवीजन बना देते थे। और आप कहते थे उसी के अंडर डिवीजन में सेल्स भी है, मार्केटिंग भी है, एडवर्टीजमेंट भी है, फाइनेंस भी है, सब कुछ उसी के अंडर है। आप ये नहीं सोचते थे कि ये तो अलग फंक्शन है, ये डिफरेंट फंक्शन है। फंक्शन के हिसाब से नहीं सोचते थे आप, ऑर्गेनाइजेशन में डिवीजन के हिसाब से सोचते थे। फिर हमने समझा था, देखो डिवीजन में मैनेजर की परफॉर्मेंस जो होती है ना, वो सेपरेट होती है अगर हमें एनालाइज करना हो, और डिवीजन की परफॉर्मेंस जो होती है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट होती है। मैनेजर की जब हम परफॉर्मेंस की बात कर रहे होते हैं, तो आप कह रहे होते हैं कि यार हम सिर्फ उस पॉइंट तक लेके चलेंगे जहां तक मैनेजर कंट्रोल कर सकता है अपने अंडर। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे सेल्स बाहर बेचिए, इंटरनली ट्रांसफर किए, वॉट एवर द सेल्स में भी, टोटल रेवेन्यू क्या आया, ठीक है। इसमें से सिर्फ और सिर्फ वो कॉस्ट, चाहे वो वेरिएबल हो चाहे फिक्स हो, जो कि मैनेजर कंट्रोल कर सकता है, आप वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आपने क्या कहा, सिर्फ वो कॉस्ट सब्ट्रैक्ट करेंगे जो मैनेजर के कंट्रोल में है। आपने कहा ठीक है सर, अब जो प्रॉफिट आएगा यू विल कॉल इट एज कंट्रोलेबल प्रॉफिट। और हमारे को अगर मैनेजर की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है कि क्या मैनेजर इफेक्टिव था या नहीं था, तो हमें क्राइटेरिया बेस मेजर जो लेना चाहिए, वो क्या लेना चाहिए? आपने कहा कि सर कंट्रोलेबल प्रॉफिट लेना चाहिए। अच्छा, अगर डिवीजन की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है, तो आप कहेंगे कि सर उस केस में आप क्या करते हैं, नॉन कंट्रोलेबल अवॉइडेबल कॉस्ट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। आप क्या करते हैं उस केस में, जो नॉन कंट्रोलेबल अवॉइडेबल कॉस्ट है वो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। मतलब जैसे लीगल एक्सपेंस, जो कि आप कहेंगे कि सर सोचिए, ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल के पॉइंट ऑफ व्यू से लग रहा है, डिवीजन पे नहीं लग रहा।
वो एक स्पेसिफिक डिवीजन के लिए नहीं है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए है, तो आप ये कहेंगे कि यार ये जो डिविजनल प्रॉफिट है, ये जो डिविजनल जो भी है, इसको आप लेके चलते हैं। ठीक है, आप कहेंगे, क्योंकि एक बात सोचिए, अगर मैं आपको समझाता हूँ इसको थोड़ा सा। मान लीजिए अगर ये डिवीजन नहीं होती तो क्या आप ये एक्सपेंडिचर, लीगल एक्सपेंडिचर करते जो ऑर्गेनाइजेशन ने किया, जो डिवीजन ने नहीं किया? सर नहीं करते। लेकिन ये डिवीजन ने तो किया ही नहीं है, ये तो ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। तो आप कहेंगे चाहे चाहे ऑर्गेनाइजेशन ने किया है, लेकिन किया तो डिवीजन के लिए है। तो अगर डिवीजन की परफॉर्मेंस को एनालाइज कर रहे हैं तो आप ये जरूर बोलेंगे कि ये डिविजनल प्रॉफिट निकालते समय, डिविजनल प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन या डिवीजन प्रॉफिट निकालते समय आपको चाहिए होगा। इसमें से कुछ एक्सपेंडिचर और सब्ट्रैक्ट करते हैं अगर हम अपनी डिवीजन को कंपेयर कर रहे हैं किसी सेपरेट डिवीजन से या सेपरेट बिजनेस से, कॉम्पिटिटर से, एसेट्रा। मतलब आप ऐसे एक्सपेंडिचर भी माइनस करने वाले हैं जो कि आप ये कह रहे हैं कि यार ये एक्सपेंडिचर आप एलोकेट कर रहे हैं, ये एलोकेटेड है। तो आपने कहा कि सर ऐसे कैसे हो सकता है, जैसे नोशनल रेंट है। अब एक बात सोचिए, एक कॉम्पिटिटर है जिसने अपना ऑफिस रेंट पे लिया है और वो भी वही बिजनेस करता है जो आप करते हैं। आपके बिजनेस में और उसके बिजनेस में अंतर यह है, आप कंपनी के अपने प्रोमाइसेस पे वर्क कर रहे हो। तो दो, अगर हमें अपने बिजनेस को कंपेयर करना है कॉम्पिटिटर से, इट विल बी रॉन्ग टू कंपेयर नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ टू। आप कहेंगे रेदर हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने में से भी एक नोशनल रेंट माइनस करना चाहिए, ये सोचते हुए कि अगर हमारी डिवीजन एक सेपरेट बिजनेस होती तो क्या एक्सपेंडिचर होते, वो सब्ट्रैक्ट करके चलेंगे। अब जो फिगर आएगी, दिस विल मेक द प्रॉफिट कंपेरेबल विद अदर बिजनेसेस या अदर सेपरेट इंडिविजुअल जो इंडिपेंडेंट बिजनेसेस हैं उससे कंपेयर करने में कैपेबल हो जाते हैं। अब हम आए डिविजनल परफॉर्मेंस मेजर्स पे। सबसे पहले हम फाइनेंशियल मेजर्स से शुरू करेंगे और बाद में हम आ जाएंगे किस पे, नॉन फाइनेंशियल मेजर्स पे। फाइनेंशियल मेजर्स में मैंने आपको 3 फाइनेंशियल मेजर्स सिखाए थे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रेजिडुअल इनकम, ईवीए। फिर एक बिजनेस वैल्यूएशन सिखाया था, शेयर होल्डर वैल्यू एडेड। फिर हम लोग लिंक करना सीखेंगे नॉन फाइनेंशियल और फाइनेंशियल को, और फिर हमने बैलेंस स्कोर कार्ड किया था। तो अब जल्दी से इन सबको रिपीट कर लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या था? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेसिकली था जो भी आपका नेट ऑपरेटिंग असेट है, इनकम है, ओवर एवरेज ऑपरेटिंग असेट्स। यहाँ पे आप ऑपरेटिंग असेट्स में ऑपरेटिंग लाइबिलिटीज सच एज करंट लाइबिलिटी सब्ट्रैक्ट करके चलते हैं टिपिकली, है ना? टिपिकली आप करके चलते हैं। तो आपने कहा ठीक है, क्योंकि ऑपरेटिंग की बात चल रही है ना, तो आपने कहा ठीक है सर। ऑपरेटिंग इनकम कौन सी होती है? आप कहते हैं कि सर प्रॉफिट इन, आप कहेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स को हम लोग ऑपरेटिंग इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम लेके चलते हैं, क्योंकि हमारे ऑपरेशंस में कितना इनकम है वो देख रहे हैं। आपने कहा कि सर इसमें ना इंटरेस्ट को लेके चलते हैं ना टैक्स को, क्योंकि वो ऑपरेशंस की नहीं है। तो आपने कहा ऑपरेटिंग जो मेरे असेट्स थे उस पे मैंने क्या इनकम अर्न की, एक्सपेंडिचर मैंने कुछ माइनस किया नहीं किया, ना इंटरेस्ट माइनस किया ना टैक्स माइनस किया, क्योंकि वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है। तो आपने कहा ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं माइनस करके ऑपरेटिंग इनकम ले लिया। अच्छा, ऑपरेटिंग असेट्स के अंदर एक चीज और याद रखिएगा, मान के चलिए आपने कहीं और इन्वेस्टमेंट की, तो क्या ये बिजनेस के लिए थी? नहीं। अनलेस आपका बिजनेस ही रियल एस्टेट का हो, आप कहेंगे कि सर किसी और जगह का अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो ऑपरेटिंग असेट्स नहीं है। ऑपरेटिंग असेट्स तो तभी होगा जब आप अपने बिजनेस को, जब आप अपने बिजनेस में लगा रहे हैं वर्क करने के लिए, वर्किंग कैपिटल वगैरह जो भी लगा रहे हैं आप वो कर रहे हैं, या फिर आपने कुछ ऐसी इन्वेस्टमेंट की जिससे
अभी बिजनेस में कोई इंपैक्ट नहीं आ रहा, हो सकता है लॉन्ग टर्म में कहीं फायदा हो, अभी कोई फायदा नहीं है, तो वो भी ऑपरेटिंग नहीं है। इसके बाद आपने कहा कि सर इसके बाद आपने कहा कि सर यहां तक हमें क्लियर है। मैंने आपको समझाया था कि देखिए रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट में हम लोग कुछ प्रॉब्लम फेस करते हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना तो बहुत इजी है, ऑपरेटिंग इनकम ओवर ऑपरेटिंग एसेट। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, ऑन अ सर्टेन ओकेजन्स हमारी हमारी जो रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ज्यादा उससे ज्यादा हमारे पास रिटर्न आ रहा होता है, फिर भी हम उस फिर भी हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते इन्वेस्टमेंट को। क्यों? क्योंकि मैनेजर जो है डिसफंक्शनल बिहेवियर शो करने लग जाता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसफंक्शनल बिहेवियर? आप कहेंगे मैनेजर क्या करता है, मैनेजर चालाकियां करता है। वो कहता है कि देखो, अगर मैं इसको एक्सेप्ट कर लूंगा तो मेरी ओवरऑल आरओआई, मतलब आफ्टर इन्वेस्टमेंट आरओआई, वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के हिसाब से होती है, वेटेड एवरेज के हिसाब से होती है, सॉरी, है ना। तो आपने कहा वो तो रिड्यूस हो जाएगी। अच्छा, और वो उतने से रिड्यूस नहीं होगी जो डिफरेंस है। जैसे मान के चलिए अभी तक 24 पे था, 24% आरओआई चल रही थी हमारी, अब नया बिजनेस आया, उसके अंदर आरओआई लेटेस्ट से है 15%। तो ऐसा नहीं है कि 9% से आपकी ओवरऑल आरओआई रिड्यूस होगी। आप कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके हिसाब से वेट निकलेगा, और उसके हिसाब से आपकी नई आरओआई आएगी। बट द प्रॉब्लम इज, प्रॉब्लम ये है, अगर नई जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, नई इन्वेस्टमेंट पे अगर आरओआई आपकी कम है एज कंपेयर टू अर्लियर, ऑल्दो वो आरओआई रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल से ज्यादा है, आप उसको एक्सेप्ट नहीं करना पसंद करते, आप डिसफंक्शनल बिहेवियर शो करते हैं, आप सब ऑप्टिमल डिसीजन लेने लग जाते हैं, है ना। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज होती है, हम लोग जानबूझ के इन्वेस्टमेंट भी नहीं करते। हम लोग ट्रिक कर रहे होते हैं न्यूमरेटर को इंक्रीज करने के लिए और डिनोमिनेटर को रिड्यूस करने के लिए। मतलब आप क्या करते हैं, आप जितनी ट्रिक लगा सकते हैं, चाहे न्यूमरेटर को इंक्रीज करने के लिए, चाहे डिनोमिनेटर को रिड्यूस करने के लिए। जैसे आप आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते, आपको मालूम है मैं अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा तो मेरा डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, अगर मेरा डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा तो मेरा आरओआई लो हो जाएगा। तो आप कई बार रिक्वायर्ड लेवल पे भी आप इन्वेस्ट नहीं करते जहां पे जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल को। तो आपने यहाँ पे कुछ क्रिटिसिज्म भी सीखे थे आरओआई के। आपने कहा था कि सर, पहला तो ये था सिर्फ मैनेजर को ये बोलना कि आरओआई अचीव कर लो काफी नहीं है, बैलेंस स्कोर कार्ड हमें लगाना चाहिए, क्योंकि आरओआई अचीव करना एक शॉर्ट टर्म मेजर है, हमें लॉन्ग रन के हिसाब से सोचना चाहिए और सारे पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोचना चाहिए। आपने कहा कि सर, कई बार एक ऑर्गेनाइजेशन में जब डिवीजन में एक नया मैनेजर आता है, वो पिछले की कमिटेड कॉस्ट को बियर कर रहा होता है, ये एक सबसे बड़ी दिक्कत है, और उसको उसी के हिसाब से असेस कर लिया जाता है। लास्ट आपने कहा कि सर, हमने अभी समझा, हम लोग कई बार डिसफंक्शनल बिहेवियर शो करते हैं और जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी है वो भी हम लूज कर देते हैं। तो इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए हमने क्या सोचा, हमने सोचा रेजिडुअल इनकम को लेके चले। रेजिडुअल इनकम एब्सोल्यूट वैल्यू है, रेजिडुअल इनकम कुछ नहीं है, एब्सोल्यूट वैल्यू है। वो सिर्फ ये देखती है कि आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट है उस पे जो रिटर्न आ रहे हैं, क्या वो रिटर्न न्यूमेर मतलब एब्सोल्यूट वैल्यू में, क्या वो इन एक्सेस है, हायर है जो रिक्वायर्ड रिटर्न है उससे। अगर वो एक्सेस है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, तो वो उसको एक्सेप्ट करना पसंद करती है, क्योंकि साफ साफ होता है कि यार हमारे को पॉजिटिव है, इसका मतलब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब ऑब्वियसली इसमें इसमें आपका डिफरेंस, मतलब अब जैसे बिफोर एक्सेप्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट और आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट में जितना इन्वेस्टमेंट पे आप कहेंगे हम अर्न कर रहे होते हैं एक्सेस टू रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वही एडिशन होता है जो आप कहेंगे न्यू इन्वेस्टमेंट पे जो रेजिडुअल इनकम आती है। अगर उसे बिफोर इन्वेस्टमेंट रेजिडुअल इनकम में ऐड कर दें
तो आफ्टर या पोस्ट इन्वेस्टमेंट रेजिडुअल इनकम निकल आती है। ऐसा आरओआई में नहीं था, उसमें वेटेड एवरेज के बेस पे था। आपने कहा ठीक है, लेकिन यहां पे हमारे को सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ, आरओआई हमारी जो थी वो रिजेक्ट कर रही थी। आरओआई जो थी हमारी, वो कई अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज को इग्नोर कर रही थी, रिजेक्ट कर रही थी। यहां पे ऐसा नहीं होगा। यहां पे आप कहेंगे वो इस तरीके से नहीं करेंगे, वो रिजेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें न्यूमेरिक एब्सोल्यूट वैल्यू में पॉजिटिव फिगर दिख रही होगी। अब बारी आई ईवीए। अब बारी आई ईवीए। आपने कहा कि सर अच्छा, इसके अंदर भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, जैसे ये दोनों ही अकाउंटिंग मेजर्स हैं, तो अगर कोई अकाउंट्स के साथ डेटा के साथ फर्ज करे तो ऑब्वियसली आपका सारा हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। इसके साथ तो किया ही जाता है ना दोस्तों। तो ये इसके साथ सबसे बड़ी इन सब के साथ दिक्कत थी। अच्छा, लास्ट जो हमने मेन फाइनेंशियल मेजर सीखा था वो ईवीए था। सिर्फ यही नहीं है लेकिन दोस्तों, आपका डिविडेंड, ईपीएस और पता नहीं कितनी सारी चीजें आपने अकाउंट्स में सीखी हैं जो फाइनेंशियल मेजर्स हैं। आपने पक्का सीखा होगा। आपको ईपीएस वगैरह निकालना आता होगा? नहीं आता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अब सी फाइनल लेवल पे हो, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डील कर रहे हो, मैं ना अर्निंग पर शेयर वगैरह अगर नहीं निकालना आता तो मैं आपकी विजडम पे क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है दोस्तों, है ना। तो आपको बहुत मेहनत करने की दोस्तों ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप समझदार नहीं हैं, लेकिन आपको थोड़ा फाइनेंस पे भी ध्यान देने की ज़रूरत है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वगैरह पे। हमारे करिकुलम में तो है नहीं, मेरे करिकुलम में जो है मैं वो करा रहा हूँ। अच्छा, ईवीए में क्या होता था, चलो अपने उस पर ही आ जाते हैं। एक कंपनी थी स्टर्न स्टीवर्ट एंड कंपनी, उन्होंने एक फार्मूला ट्रेडमार्क किया था यूएस गैप के बेस पे। अगर आपके अकाउंट्स बने हुए हैं यूएस गैप पे, किस पे बने हुए हैं दोस्तों, यूएस गैप पे, वो भी आज नहीं उस समय, तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कुछ एडजस्टमेंट्स लगाई थी, अराउंड 160 समथिंग एडजस्टमेंट्स थी। हमारे करिकुलम में ये सारी एडजस्टमेंट्स नहीं है, हमारे करिकुलम में बहुत ही लिमिटेड 4-5 एडजस्टमेंट्स हैं, हमें वही लेके चलने हैं। आपको याद होगा, हमने बहुत ही लिमिटेड एडजस्टमेंट्स लेके चलने हैं। और मैंने आपको कहा था ऑन सर्टेन ओकेजन्स ऐसा पॉसिबल है, मैं मना नहीं करूंगा, कि आपको ये लगे कि आपकी जो एडजस्टमेंट है वो डिफरेंट होनी चाहिए एज कंपेयर टू द फॉर्मूला दैट हैज बीन प्रोवाइडेड बाय ईवीए। मगर हमें करिकुलम में ईवीए जो कि ट्रेडमार्क फॉर्मूला है स्टर्न स्टीवर्ट एंड कंपनी का, वो यूज करना है। तो अगर आप कुछ भी और लगाते हैं, क्योंकि आपके हिसाब से आईएफआरएस, इंड एएस या किसी जगह भी और कुछ लग रहा हुआ है, तो वो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखो यार, बहुत सीधी सी बात है, जो हमारे को दे रखा है चुपचाप मानना पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रेडमार्क फॉर्मूला है। और किसके ऊपर ट्रेडमार्क है, क्या वो आईएफआरएस पे है? नहीं, वो तो यूएस गैप पे है। और अगर वो 100% रेप्लिका होता आईएफआरएस यूएस गैप का, तो फिर एक बात बताइए, फिर अलग अलग नाम की जरूरत ही क्या थी। सब में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट थोड़े बहुत अलग होते हैं सिचुएशंस के अकॉर्डिंग। तो हम यहाँ पे ईवीए की अगर बात करें, अगर मैं यहाँ पे ईवीए की बात करूं, तो आप क्या कहेंगे, ईवीए है क्या? आप कहेंगे सर इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। आप कहेंगे इकोनॉमिक वैल्यू एडेड। इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि आप ये सोच रहे हैं कि यार आखिरकार हम अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज करें। अगर आपको अपने शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज करनी है, तो हमने कहा आप एक काम करिए, रेजिडुअल इनकम ले लीजिए। तो आपने कहा नहीं, एक फॉर्मूला बनाते हैं जो कि सिमिलर टू रेजिडुअल इनकम है, बट वो एग्जैक्टली रेजिडुअल इनकम नहीं होगा। अच्छा, फिर मैंने कहा ये कैसा फॉर्मूला है? तो आपने कहा कि सर देखिए, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, जैसे रेजिडुअल इनकम निकालते पे हम ईबीआईटी लेके चल रहे होते हैं ना, वैसे ही यहाँ पे इंटरेस्ट को नहीं लेंगे। मैंने कहा इंटरेस्ट को क्यों नहीं लेंगे? आपने कहा कि सर सबसे पहले मैं क्या निकालना चाहूँ, एक नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जैसे आपने वहां पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकाला था, यहां पे भी मैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालना चाह रहा हूं, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अच्छा, आफ्टर टैक्स निकालना चाह रहा हूं।
अच्छा, वहां पे टैक्स नहीं लेते थे, यहाँ पे आफ्टर टैक्स। अच्छा जी, लेकिन मैंने कहा अगर आप मतलब आप शेयर होल्डर्स को क्योंकि पैसे दे रहे हैं, शेयर होल्डर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, तो ऑब्वियसली आफ्टर टैक्स लेके चलेंगे आप। मैंने कहा हाँ बात तो ठीक है कि कितना डिविडेंड वगैरह दे सकते हैं, क्या क्या दे सकते हैं। तो आपने कहा कि सर एक काम करते हैं, इंटरेस्ट हटा देते हैं, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ले लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो अगर हम नोपैट निकाल रहे हैं सबसे पहले नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो इंटरेस्ट का क्या किया, क्वेश्चन ही आया। इंटरेस्ट को हमने यहां से हटा के हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डाल दिया। यहां से इंटरेस्ट हटा के कहां डाल दिया, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डाल दिया। जब हमने वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में डाल दिया, उसमें हमने क्या क्या लिया, हमने कहा जो भी इन्वेस्टमेंट है, अरे सर ये तो डिबेंचर्स पे, अरे तो है तो इन्वेस्टमेंट, अरे सर ये तो लोन है लॉन्ग टर्म, मैंने कहा जो भी, लोन गलत वर्ड है, अरे सर ये तो इक्विटी है, जो कुछ भी है, जो भी सोर्स ऑफ फंड है, आपने सब ले लिया, सारी कैपिटल एम्प्लॉयड ले ली। अच्छा, सब ले ली, मैंने कहा बिल्कुल, लोन भी ले लीजिए, सब कुछ ले लीजिए, डिबेंचर्स भी ले लीजिए, सब ले लीजिए, लोन लॉन्ग टर्म नॉट शॉर्ट टर्म। अब आपने कहा कि सर जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उस पर आप वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेके चल रहे हैं, और मैंने आपको दिखाया था बेसिकली कुछ नहीं है, ये एक तरीके से कैलकुलेशन है। हम चाहे तो डिविडेंड को अलग लेके चल सकते हैं, इंटरेस्ट को अलग लेके चल सकते हैं, सब कुछ, लेकिन हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल लेके सीधा कैपिटल से मल्टीप्लाई कर देते हैं, वन एंड द सेम थिंग है। अच्छा, इसमें इंटरेस्ट का क्या ट्रीटमेंट था, मैंने कहा एक तो इंटरेस्ट जो है उस पर जो भी टैक्स का एडजस्टमेंट है वो हटा दो नोपैट निकालते पे, और आफ्टर टैक्स इंटरेस्ट WACC में ले लेंगे। अच्छा चलो वो ले लेंगे। फिर ये कैपिटल एम्प्लॉयड कौन सी होती है, मैंने कहा कैपिटल एम्प्लॉयड तो चाहे आप रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालें, रेजिडुअल इनकम निकालें, EVA निकालें, कुछ भी निकालें, वो हमेशा ओपनिंग कैपिटल होती है। क्यों, हम तो ये देख रहे होते हैं ना कि हमने शुरू में कितना इन्वेस्ट कर रखा था इस ईयर में, इस बिजनेस में, और उस इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे इस ईयर में हमने क्या अर्न किया है, यही तो देखो। बताओ आप और कुछ देख रहे हो, भाई आपने कहा लास्ट ईयर मैंने क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब इस साल का ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब आपने अभी शुरुआत की जब बिजनेस की इस ईयर में, तो आपने कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा था, और उस इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे आपने क्या रिटर्न्स लेके आए, यही तो देखना चाहते हो आप भी, है ना। तो आप कहेंगे कि बात तो बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो आपने कहा कि सही बात है सर, तो हम कर क्या रहे हैं, हम नोपैट माइनस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इनटू कैपिटल इन्वेस्टेड कह रहे हैं, और वो भी कैपिटल कौन सी, एट द बिगिन ऑफ ईयर। ये बात याद रखना, क्योंकि स्टूडेंट सबसे ज्यादा गलती यही करते हैं, वो क्या ले लेते हैं, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड ले लेते हैं। मैं कितनी बार बोलता हूं कि ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लेनी है, और उनसे गलती कहां होती है, क्लोजिंग। देखना आप भी अगर एग्जाम में जब पहुंचने वाले होगे तो 90% चांस है दैट यू विल ऑल्सो फॉरगेट कि सर यहाँ पे ओपनिंग लेनी थी ना कि क्लोजिंग। अच्छा, अब एक बात सोचिए, जैसे आप नोपैट निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट मैंने कहा उसमें से हटा दो, तो इंटरेस्ट के बेसिकली 3 ट्रीटमेंट्स होते हैं। इंटरेस्ट के मैंने आपको बताया था 3 ट्रीटमेंट है, और मैंने आपसे कहा था आपको तीनों ट्रीटमेंट याद रखने हैं। अब आपने कहा सर, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में फिगर्स किसी और ट्रीटमेंट के हिसाब से दे देता है, हो सकता है फ्यूचर में इंस्टीट्यूट कुछ ऐसे सॉल्यूशंस निकाले या प्रॉब्लम सॉल्व करे जिसमें ट्रीटमेंट किसी और तरीके से हो, जिसमें आप कंफ्यूज हो जाए, हो सकता है। बिकॉज देर इज अ पॉसिबिलिटी कि जब भी आप ये क्लास कर रहे हो, उसके बाद जो अटेम्प्ट आए, आ, बीच में कुछ इंस्टीट्यूट के कुछ नए क्वेश्चंस आए, उसमें सॉल्यूशन डिफरेंट हो। ये भी पॉसिबल है कि क्वेश्चन के अंदर ही कुछ फिगर्स दे रखी हो जिसके अंदर डिफरेंट ट्रीटमेंट पॉसिबल हो। तो आपने अप्लाई चाहे 1 और 2 करने हैं, लेकिन आपको सीखने सारे वेज है ना। तो आपने कहा ठीक है सर, मैंने एक एग्जांपल लिया, बड़ा सिंपल सा एग्जांपल था, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस लेबर माइनस जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑपरेटिंग इनकम आ गई, इंटरेस्ट एक्सपेंस आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया। तो मैंने आपसे कहा था सबसे पहले आप क्या करते हैं, पहला तरीका क्या है, हम सीधे सीधे, फर्स्ट वे था, आप कहेंगे कि सर हम 1,50,000 लेते हैं, और ये देखते हैं कि आखिरकार 1,50,000 पे
भाई हम इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते, हम सीधा इसी के ऊपर हम क्या करते हैं, टैक्स की एडजस्टमेंट देख लेते हैं। -36% जो भी आ रहा है नो पैट, इंटरेस्ट को ले नहीं रहना। सेकेंड एडजस्टमेंट, सेकेंड वे हमने सीखा था। सेकेंड वे मैंने आपको रिवर्स सिखाया था कि आखिरकार नेट इनकम है क्या। नेट इनकम है क्या, आपने कहा 83,200, मैंने कहा ये आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इंटरेस्ट है। अब इंटरेस्ट में कैसे एडजस्टमेंट हुई थी, टू एडजस्टमेंट्स वर देयर बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट। एक तो आपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट सब्ट्रैक्ट किया था तो आपको ऐड बैक करना पड़ेगा, और सेकेंड एडजस्टमेंट हुई थी कि आपने टैक्स जब निकाला था तो टैक्स कम निकला था। क्यों कम निकला था, आपको टैक्स का बेनिफिट हो गया था क्योंकि आपने इंटरेस्ट को एक्सपेंस की तरह शो किया था, इसकी वजह से आपका ये प्रॉफिट इतना आया था। तो आपको रिवर्स एडजस्टमेंट करनी है। रिवर्स एडजस्टमेंट मतलब जैसे इंटरेस्ट आपने ऐड बैक किया था, ऐड बैक करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट किया था तो, और जो आपने बेनिफिट उठाया था इनकम टैक्स का इंटरेस्ट के ऊपर, वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर देते हैं तो इसको मैं रिवर्स मेथड बोलता हूं, तो आप कहते हैं कि आपके पास नो पैट आ जाएगा। एंड लास्ट वे आप कहते हैं, लास्ट वे ये है कि देखो सर, लास्ट वे के अंदर आप क्या करते थे, आप ये कहते थे कि सर आप 150 से ही चालू करो, 150 से ही चालू करो। अब ये देखिए कि आपका टैक्स कितना आया था, मैंने कहा टैक्स है 46,800 जैसे। अब इसके अंदर टैक्स के अंदर सिर्फ टैक्स देखा है, हम इंटरेस्ट पे टैक्स का जो है अमाउंट, क्योंकि यहाँ पे टैक्स कम क्यों आया हुआ है, आपने कहा यहाँ पे टैक्स कम है क्योंकि आपने इंटरेस्ट पे टैक्स का बेनिफिट ले लिया था, तो वहां पे ऐड कर देंगे, वापस ऐड कर देंगे तो आपका टैक्स वापस बढ़ जाएगा। तो आप कहेंगे 150 में से जो टैक्स हमने निकाल रखा है उसमें एडजस्टमेंट करके क्या टैक्स होना चाहिए, वो मतलब इंटरेस्ट के ऊपर जो टैक्स बनता है उसको ऐड कर देंगे तो हमारे पास सीधा नो पैट आ जाएगा। अब कई बार क्या होता है, टैक्स पेड डिफरेंट होता है बिकॉज ऑफ डेफर्ड टैक्स, बिकॉज ऑफ टैक्स डिडक्शंस एक्सेट्रा। तो उस केस में हम क्या करते हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ है कि डेफर्ड टैक्स वगैरह कुछ है या टैक्स एडजस्टमेंट है, तो आप कहेंगे हम कैश पेड वाला टैक्स लेके चलेंगे। और अगर जैसे रिवर्स मेथड है तो आप कहेंगे कि सर मान के चलिए जैसे यहाँ पे 46,800 है लेकिन पेड है 45,000, पेड है 45,000, तो आप कहेंगे आपने 1800 एक्स्ट्रा पे कर रखा है तो ऐड बैक कर देंगे, ऐड बैक कर देंगे। और जब हम फॉरवर्ड वाला मेथड लेके चल रहे हैं, राइट मूव थर्ड वाला मेथड, तो मैंने आपको समझाया था 1,50,000 में से आप सब्ट्रैक्ट क्या करेंगे, 46,800 करने वाले थे, 46,800 मत करिए, रेदर 45,000 करिए, और इंटरेस्ट पे एडजस्टमेंट अभी भी करिए कि इंटरेस्ट पे जो टैक्स सेविंग है उसको वापस टैक्स में ऐड कर दीजिए, मतलब 45,000 में ऐड कर दीजिए। तो जो अमाउंट आएगा वो सब्ट्रैक्ट करेंगे आप 150 में से, एक तो 45,000, एक और इंटरेस्ट पे जो टैक्स का एडजस्टमेंट है। ये 3 ट्रीटमेंट्स मैंने आपको सिखाए थे। फिर मैंने आपको कुछ अकाउंटिंग एडजस्टमेंट सिखाई थी। मैंने आपको बताया था कि देखिए हमारे करिकुलम में बेसिकली यही आती हैं मोर और लेस। इसके अपार्ट अगर कुछ है तो आपको अकाउंट्स और एसएफएम वाले टीचर्स से सीखनी है, बिकॉज दे आर कॉम्पिटेंट, मोर कॉम्पिटेंट देन आई एम, क्योंकि उनके तो करिकुलम में है सिखाना बनाना, और वो तो प्रॉपर इसी चीज से डील कर रहे हैं, है ना। हम तो बस एक ओवरव्यू टाइप है ईवीए का। तो आपने कहा ठीक है सर। अब देखिए हमने सबसे पहला एडजस्टमेंट सीखा था और वो ये था कि हमारा मार्केटिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह पे जो भी एक्सपेंडिचर जो है, आपने कहा कि सर जो हमने एक्सपेंडिचर की तरह दे रखा है जबकि वो फ्यूचर में बेनिफिट है, तो उसको आप क्या करते हैं, एक्सपेंस हमने ले रखा है ना तो ऐड बैक कर देते हैं प्रॉफिट में, और कैपिटल एम्प्लॉयड, ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में लास्ट ईयर के एक्सपेंडिचर को आप ऐड कर देते, मतलब इस ईयर के जो आपने पेमेंट की है मार्केटिंग वगैरह को, वो इस ईयर के प्रॉफिट में ऐड कर देंगे ताकि नो पैट आ सके, और लास्ट ईयर में जो इस तरीके की पेमेंट की थी उसको आप लास्ट ईयर की कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब इस ईयर की ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में एडजस्ट कर देते हैं, ताकि आपको ये पता चल जाए कि आखिरकार कितनी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड होनी चाहिए लॉजिकली। प्रोविजंस और नॉन कैश एक्सपेंस में भी बिल्कुल यही करते हैं, एग्जैक्टली सेम ट्रीटमेंट है, आपने यही सीखा था। फिर मैंने आपको सिखाया था अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन।
मतलब चाहे प्रोविजन हो चाहे नॉन कैश एक्सपेंडिचर, जिस ईयर में मान के चलिए लास्ट ईयर आपने गुडविल को सब्ट्रैक्ट कर दिया था, तो आप इस ईयर आपने गुडविल को सब्ट्रैक्ट कर दिया था अमोर्टाइजेशन, तो उसको आप वापस एड बैक कर देंगे नोपैट निकालने के लिए, और लास्ट ईयर का जो भी अमाउंट चल रहा था उसको कैपिटल एम्प्लॉयड में आप एड बैक कर देंगे। सिमिलर गो चलता चला जाएगा। प्रोविजन का भी ऐसे ही था। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन में मैंने आपको हल्का सा मीनिंग समझाया था। मैंने कहा था देखिए अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन जो होता है एसएलवी, एसएलएम और डब्ल्यूडीवी वगैरह के ऊपर होता है, मतलब टाइम बेस पे होता है। इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन एक्टिविटी, लेवल ऑफ एक्टिविटी के बेस पे होता है, तो हमें यहाँ पे लेवल ऑफ एक्टिविटी वाला डेप्रिसिएशन लेके चलना है, लेकिन मतलब ना कि आपने कहा टाइम बेस पे, डब्ल्यूडीवी या एसएलएम। फिर हम आए थे शेयर होल्डर वैल्यू एडिट पे। मैंने आपको समझाया था बिजनेस वगैरह की वैल्यूएशन किस तरीके से होती है दोस्तों। हम कैश फ्लोज वगैरह के बेस पे बिजनेस की वैल्यूएशन करते हैं कि आखिरकार मुझे मेरा जो प्लानिंग पीरियड है, प्लानिंग हॉराइजन, मतलब जिसके अंदर मेरे पास एक्चुअल में कमाई आने वाली है, वो लेके चलते हैं। मतलब आपने कहा अच्छा, एक तो वो हो गया, और सेकंड कौन सा होता है? मैंने कहा सेकंड होता है बियॉन्ड, मतलब एक है जिसमें कॉम्पिटिटिव हमारी एडवांटेज रहेगी बिकॉज हमने अच्छे से लो कॉस्ट एडवांटेज ली है या सुपीरियर एडवांटेज लिया था, कुछ भी लिया है जिसकी वजह से हमारे पास एक टाइम पीरियड के लिए आपने कहा हमारे पास बेनिफिट रहेगा, और बियॉन्ड दैट हमारा वो बेनिफिट खत्म हो जाएगा। तो हम क्या करते थे, इसके अंदर 7 फैक्टर्स लेके चलते थे, मैंने आपको बताया था, और उसके बेस पे कैश फ्लो निकालते थे, डिस्काउंट कर देते थे, और हमारे को पता चल जाता था आखिरकार हमारी हमारी मतलब उसमें से इन्वेस्टमेंट और लोन्स का एडजस्टमेंट कर देते थे, तो हमें पता चल जाता था कि आखिरकार शेयर होल्डर की क्या वैल्यू है। तो आपको मैंने समझाया था कि देखिए सेल्स जैसे मान के चलिए दे रखी है, उसमें आपका ये देखेंगे मूवमेंट कितना है, सेल्स का बढ़ रहा है कम हो रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया, टैक्स का एडजस्टमेंट कर दिया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कर दिया। अब इसमें हम क्या करते थे, पहली चीज डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देते क्योंकि नॉन कैश फ्लो है, तो डेप्रिसिएशन ऐड किया, लेकिन रिप्लेसमेंट कैपिटल को माइनस करते थे कि कितना हम असेट्स को रिप्लेस करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो रिप्लेसमेंट कैपिटल को ऐड कर देते थे, ओ सब्ट्रैक्ट कर देते थे, डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर देते। दूसरा, हम इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट इन्वेस्टमेंट और इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट को भी सब्ट्रैक्ट कर देते हैं कि कितना हम एडिशनल किसी ईयर में इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कितना हम एडिशनल वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इससे अल्टीमेटली मुझे पता चल जाता था कि मेरे बिजनेस को रन करने के लिए मेरे पास कितना कैश फ्लो है। इससे मुझे पता चल जाता था मेरे बिजनेस को रन करने के लिए मेरे पास कितना कैश फ्लो है। इसे हम फ्री कैश फ्लो कहते थे, इसको हम डिस्काउंट कर देते थे। इसको हम क्या करते थे, डिस्काउंट कर देते थे, तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाती थी। जब आपके पास प्रेजेंट वैल्यू आ जाती थी तो आपने कहा कि सर मैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू कंप्यूट कर लेता था टोटल कि अच्छा ये हमारी क्यूमुलेटिव वैल्यू है, जैसे 4.606 वगैरह यहाँ पे आ रही है, और बाकी पीरियड जो रेजिडुअल पीरियड है कहाँ पे, रेजिडुअल पीरियड में आपको भी पता है कि आप कोई इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, क्योंकि अब आपको मालूम है कि बिजनेस अब जो एडवांटेज थी वो ले नहीं पाएंगे हम, तो जो था वो चल रहा है, जितना चल रहा है उतना चला रहे हो बस। उसकी भी वैल्यू को ऐड कर लेते थे हम, जो भी प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर है उसको लगा के, और आपके पास टोटल आ जाता था। इसको आप बिजनेस वैल्यूएशन कहते थे। इसमें अगर हमारे पास कोई नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है तो उसको हम ऐड कर देते थे। तो आपने कहा कि सर इससे मेरे पास कॉर्पोरेट वैल्यू आ जाती थी कि आखिरकार मेरी कॉर्पोरेट की क्या वैल्यू है, और इसमें से अगर सब्ट्रैक्ट कर दें हम, कोई डेट है तो मुझे पता चल जाता था, लोन वगैरह कुछ भी सब्ट्रैक्ट कर देते थे तो मुझे पता चल जाता था कि इक्विटी के लिए मैं कितना श्योरली बोल सकता हूँ कि इस इक्विटी की क्या वैल्यू है आज की डेट में, इस इक्विटी की क्या वैल्यू है। इसी को हम कहते थे शेयर होल्डर वैल्यू एडेड। और मैंने आपको बताया था कि शेयर होल्डर वैल्यू एडेड बेसिकली शेयर होल्डर वैल्यू एडेड एक तरीके से नहीं निकलता, कई तरीके से निकलता है, लेकिन हमारे करिकुलम में वन ही वे है। बिजनेस वैल्यूएशन कई वेज में होती है। ट्रिपल बॉटम लाइन मैं पहले ही रिवाइज कर चुका हूँ, फिर भी जल्दी से एक बार बोल देता हूँ। पीपल, प्रॉफिट, प्लानिट, जिसे आप कहते हैं सोशल इक्विटी बॉटम लाइन। आपने कहा प्रॉफिट को इकोनॉमिक बॉटम लाइन, और आप कहते थे प्लानिट को सस्टेनेबल, या फिर आप कहते थे एनवायरमेंटल बॉटम लाइन।
तो आपने ये 3 बॉटम लाइन के हिसाब से सोचना है। जब हम पीपल की बात कर रहे हैं तो सोसाइटी की बात करते हैं, उनकी उनको उनको आप ऑप्रेस नहीं करना चाहते, सोसाइटी को उठाना चाहते हैं। जब हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो हम सोसाइटी के प्रॉफिट की बात कर रहे होते हैं, पूरी इकोनॉमी की बात कर रहे होते हैं, ना कि सिर्फ अपने उसकी, मतलब जिस जिस पर्टिकुलर रीजन में हम वर्क कर रहे हैं उसको अपलिफ्ट करना चाह रहे होते हैं, उसके प्रॉफिट की बात कर रहे होते हैं। और एनवायरनमेंट में आप इकोलॉजिकल फैक्टर्स लेके चलते हैं, तो आपने कहा कि सर हम अपने प्लानिट पे क्या हमारा इम्पैक्ट आ रहा है बिजनेस का, वो देख रहे होते हैं। फिर हमने समझा था कि देखिए, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स होते हैं, नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स होते हैं। अब फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स तो अभी तक हमने देख लिए, अब नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स पे आएंगे। क्योंकि जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मेजर्स है ना, वो शॉर्ट टर्म बेसिस पे होते हैं, वो बड़े शॉर्ट साइटेड होते हैं, और वो ऑब्वियसली रिजल्ट्स हैं। अगर कोई पूछे वो क्या है, वो आप कहेंगे रिजल्ट्स हैं पास्ट का। फाइनेंशियल और कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट जो आपका पास्ट में रहा, ये उसका रिजल्ट है ना। लेकिन हमें सिर्फ रिजल्ट थोड़ी देखने हैं, हमें तो डिटर्मिनेंट्स भी देखने हैं, ड्राइवर्स भी देखने हैं, ऐसे जो कि मेरे को फ्यूचर में, अभी करेंटली और फ्यूचर में आगे आगे बढ़ाएंगे। तो आपने कहा कि सर हमें कई वेज बताए, कई परफॉर्मेंस मेजर्स बताए जो कि ऐसा करेंगे। पहला था कैपलन एंड नॉर्टन का बैलेंस स्कोर कार्ड विच इंक्लूड स्ट्रेटेजी मैप। फिर हमसे कहा परफॉर्मेंस पिरामिड क्रॉस एंड लिंच का। अच्छा, फिट्सगेराल्ड एंड मून का बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, जिसे रिजल्ट्स एंड डिटर्मिनेंट मॉडल भी कहते हैं, परफॉर्मेंस पिरामिड को स्मार्ट मॉडल भी कहते हैं, एंडी नीली का परफॉर्मेंस प्रिज्म। हम ये सब सीखेंगे। और हमने सीखा CSF और KPI के बारे में, और कैसे उसको कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी से लिंक करते हैं। आपको भी आता है अब अच्छे से कि बिजनेस की एक स्ट्रेटेजी है, और ऑब्वियसली आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, मतलब CSF सेट करते हैं ताकि वो स्ट्रेटेजी मीट हो सके। और आपने कहा कि सर अब हम उसके लिए ये देख रहे होते हैं कि हम कैसे मेजर करें ताकि पता चल सके कि ऑब्जेक्टिव मीट हो रहे हैं, यानी अल्टीमेटली मेरी स्ट्रेटेजी मीट हो रही है यानी। तो आप क्या करते हैं, आप मेजर सेट करते हैं और उसके बेस पे टारगेट रखते हैं, टारगेट के बेस पे आप इनिशिएटिव्स वगैरह लेते हैं। तो आपने कहा ठीक बात है सर, है ना। अब हम शुरू कर रहे हैं बैलेंस स्कोर कार्ड से। बैलेंस स्कोर कार्ड किसने बनाया था? कैपलन नॉर्टन। याद रखिएगा, ये नेम से याद रखना कंपलसरी होता है। आप ये नहीं कह सकते सर मैं तो भूल गया कि किसने बनाया था बैलेंस स्कोर कार्ड। नहीं, आपको ये अलाउड नहीं है। आप पेपर में जाएंगे तो आपको ये बिल्कुल अलाउड नहीं होगा कि आप ये बोलें कि बैलेंस स्कोर कार्ड किसने बनाया था, आपको याद नहीं। आपको लिखना पड़ेगा। आपको जब भी आंसर आए आप लिखेंगे। हाँ, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है कि बैलेंस स्कोर कार्ड जो बना था वो नॉर्टन कंसल्टेंसी फर्म ने बनाया था। बेसिकली था क्या, वो अपने 12 एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे थे जिसमें 12 कंपनीज पे उन्होंने रिसर्च किया था, कैपलन एंड नॉर्टन ने बैठ के। एंड दे फाउंड कि यार सिर्फ फाइनेंशियल फैक्टर्स, फाइनेंशियल मेजर्स सफिशिएंट नहीं थे, रादर इंटेंजिबल मेजर्स बड़े इंपॉर्टेंट थे, क्योंकि इंटेंजिबल एसेट्स को हम इग्नोर कर रहे थे, जबकि वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की एरियाज थे, जिसकी वजह से बिजनेस वो जो परफॉर्म करना चाहिए वो उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। इंटेंजिबल मतलब स्किल्स, एम्प्लॉय स्किल्स वगैरह, ठीक है, ट्रेनिंग स्किल्स एक्सेट्रा। तो आपने कहा कि ठीक है सर, ये हमें ना भी लिखे तो चल जाएगा। अच्छा, अब ध्यान देना, अब ध्यान देना, बैलेंस स्कोर कार्ड हमारे पास, मैंने आपको बताया था 3 लेवल ऑफ बैलेंस स्कोर कार्ड थे, 3 जनरेशन थी, जिसमें से हमें 2 जनरेशन आएंगी। फर्स्ट जनरेशन को हम बैलेंस स्कोर कार्ड ही बोलते थे, सेकंड जनरेशन को भी बैलेंस स्कोर कार्ड बोलते थे विद स्ट्रेटेजी मैप। ठीक है, तो आपको बैलेंस स्कोर कार्ड ही टॉपिक का नाम है। इट इज नॉट लाइक कि कोई स्ट्रेटेजी मैप अलग है और बैलेंस स्कोर कार्ड अलग है। अब फर्स्ट जनरेशन में क्या था, बैलेंस स्कोर कार्ड जब बनाया उन्होंने 4 पर्सपेक्टिव चूज किए। कितने पर्सपेक्टिव चूज किए? 4 पर्सपेक्टिव। उन्होंने कहा सिर्फ फाइनेंशियल मेजर्स के हिसाब से मत देखिए, क्यों? वो तो लैगिंग इंडिकेटर है। लैगिंग इंडिकेटर मतलब वो रिजल्ट्स हैं, वो तो पास्ट परफॉर्मेंस को शो कर रहे हैं कि हाँ हम बिजनेस में कैसे स्टैंड कर रहे हैं, चाहे फाइनेंशियली चाहे कॉम्पिटिटिवली, हम कैसे एस्टेब्लिश कर रहे हैं पास्ट के बेस पे। लेकिन प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में तो वो डिस्कस कर ही नहीं रहे कि प्रेजेंट और फ्यूचर में हम कैसे ड्राइव करेंगे बिजनेस को। भाई अगर हम प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में नहीं सोचेंगे तो हमारा प्रेजेंट और फ्यूचर तो गड्ढे में चला जाएगा।
तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा सिर्फ फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से नहीं देखना चाहिए, हमें नॉन फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से भी देखनी चाहिए। इसलिए उन्होंने रिमेनिंग थ्री पर्सपेक्टिव और दी। और मैंने आपको बताया था ये जरूरी नहीं है 4 हो टोटल, कभी 5 भी हो सकते हैं, टोटल में 3 भी हो सकते हैं। जरूरी नहीं इनका वेटेज सेम हो हमेशा। कि मैंने आपको रियल बैलेंस स्कोर कार्ड्स भी दिखाए थे, आपने कहा जरूरी नहीं कि ये सेम हो, ठीक है ना। शायद एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के दिखाए थे, तो मैंने आपको कहा था देखो जरूरी नहीं होता कि बैलेंस स्कोर कार्ड हमेशा सेम चले। तो आपने कहा ठीक है सर, मतलब उसके ऊपर आप स्कोर बराबर बराबर दें, इक्वल दें। आपको बेसिकली ये था कि आप बैलेंस इस चीज का करिए कि आप सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल कंसीडरेशंस पे ध्यान मत दीजिए, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स और मेजर्स पे ध्यान मत दीजिए, नॉन फाइनेंशियल पे भी ध्यान दो। आप सिर्फ लैगिंग पे ध्यान मत दीजिए, आगे के फ्यूचर के सोचने वाले लीडिंग इंडिकेटर्स पे भी ध्यान दीजिए। कि आप जैसे एम्प्लॉय ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो एम्प्लॉय ट्रेनिंग तो फ्यूचर में बेनिफिट देगी, आज थोड़ी देगी, उस पर भी तो ध्यान दीजिए, वो भी तो इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ ये देख रहे हैं कि आपका पास्ट के हिसाब से क्या रिजल्ट है, उससे क्या मिल जाएगा। आपको सिर्फ शॉर्ट टर्म के बेस पे नहीं सोचना, आपको लॉन्ग टर्म के बेस पे भी सोचना है, ये आपको बताया था। और आपने कहा कि सर ये चीज लेके आई 1992 में बैलेंस स्कोर कार्ड को। हमने यहाँ पे कैपलन और नॉर्टन सर की आर्टिकल्स को भी पढ़े थे, जिनके बेस पे उन्होंने बैलेंस स्कोर कार्ड बनाया था। हमने पॉल आर निवेन सर को भी डील किया था, बहुत अच्छे से उन्होंने डील किया था, समझाया था। तो आपने कहा कि सर अच्छा ये समझाते क्या हैं, ये कहते हैं कि देखो जब एक बिजनेस है, आपने विजन बनाया, मिशन बनाया, सब कुछ बनाया, अब आप कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तो जो आपकी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ना, वो इस तरीके की होनी चाहिए। अगर आप इफेक्टिवली चाहते हैं कि आपकी स्ट्रेटेजी आपके विजन को मीट कर जाए, तो आपने कहा कि सर हमारे को ये बात याद रखनी है कि हमें ये देखना है कि आखिरकार हमारी क्या फाइनेंशियल एस्पिरेशंस होनी चाहिए, किस मार्केट को हम सर्व करें, कौन सी प्रोसेसेस को हम कॉन्कर करें ताकि हम बिजनेस में आगे बढ़ सकें, और हमारी क्या एबिलिटीज होनी चाहिए, पीपल को किस तरीके से हमें स्किलफुली स्टेडीली गाइड करना है, अपग्रेड करना है, ताकि वो हमारे बिजनेस के शिप को अच्छे से चला सके। तो ये चीज हमें स्ट्रेटेजी के अंदर लेके चलनी है। सिर्फ फाइनेंशियल से कुछ नहीं होगा, सबको लेके चलना है। तो आपने कहा अच्छा फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है, फाइनेंशियल का मतलब तो सिंपल है कि हम अपने शेयर होल्डर्स की नजरों में कैसे हैं। फाइनेंशियल का मतलब क्या है, हम अपने शेयर होल्डर्स की नजरों में कैसे हैं। लेकिन हमने कहा कि सिर्फ शेयर होल्डर मत देखिए, आप क्या देखिए, कस्टमर पर्सपेक्टिव भी देखिए। कस्टमर पर्सपेक्टिव कहता है कि हाउ कस्टमर सी इज। देखो हम मार्केट में डील कर रहे हैं, कस्टमर पर्सपेक्टिव का मतलब है कि हम कैसे अपने मार्केट में चल रहे हैं, क्या हमारा मार्केट हमारे पास है या नहीं, क्या हमारा मार्केट ग्रोथ वगैरह है, मार्केट शेयर वगैरह है, क्या कस्टमर हमसे सेटिस्फाई है या नहीं। इसके लिए हम वैल्यू प्रोपोजिशन करते हैं, उसको सोचने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये सोचते हैं कि यार हमारा टारगेटेड कस्टमर कौन है, हमारा टारगेटेड कस्टमर कौन है, यही तो हम कहते हैं। अच्छा, फिर हम कहते हैं कि यार हमारा टारगेट कस्टमर हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या वो हमसे लो कॉस्ट एडवांटेज के एक्सपेक्टेशन रख रहा है, क्या वो हमसे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के बेस पे बेनिफिट एडवांटेज ले रहा है, क्या चाह रहा है कि हम इनोवेट वगैरह करके दें प्रोडक्ट्स, सेम कॉस्ट पे बेटर चीज दें उन्हें, क्या वो चाह रहा है, क्या वो कस्टमर इंटीमेसी चाह रहा है, वो क्या चाह रहा है हमसे। ये समझे कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अगर हम ऐसा समझेंगे तभी तो बिजनेस में आगे बढ़ेंगे, तभी तो हमारा बिजनेस आज और फ्यूचर में चलेगा। अदरवाइज चलेगा कैसे, मार्केट को हम नहीं तो मार्केट में हम बचेंगे कैसे, और हमारे पास कस्टमर आएगा कैसे। अच्छा, इस चीज के साथ साथ हमें एक और चीज सोचनी है। ये तो हमें समझ में आ गया कस्टमर पर्सपेक्टिव क्या है, हमें ये भी सोचना है कि आखिरकार आखिरकार हमारा इंटरनल पर्सपेक्टिव क्या है, इंटरनल प्रोसेस पर्सपेक्टिव या इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव क्या होता है। मतलब हमारे कौन सी प्रोसेसेस पे हमें वर्क अपॉन करना पड़ेगा ताकि हम बिजनेस में जो कस्टमर हमसे चाह रहा है उसको सफाइस कर सकें। अब कस्टमर ने हमसे चाही कोई चीज, हमसे चाहा इनोवेशन, तो भैया इनोवेशन करो ना। हमसे कहा कि नए तरीके के प्रोडक्ट्स लाओ, तो नए प्रोडक्ट्स लाने के लिए कौन सी प्रोसेसेस की रिक्वायरमेंट है, वो प्रोसेसेस भी तो देनी पड़ेंगी, नहीं तो भाई कैसे आएगा ये बताइए ना आप, कैसे होगा बिजनेस में। आपने कहा बात तो सही है कि सर आपको प्रोसेसेस देनी पड़ेंगी, तो आपने कहा कि सर ये जो प्रोसेस है, मतलब आप कह रहे हैं कि आखिरकार कौन कौन सी प्रोसेसेस में हम एक्सेल करें ताकि हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके, ताकि अल्टीमेटली प्रॉफिट आ सके। अच्छा, और लास्ट हमारा था क्या, इनोवेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव, लर्निंग एंड ग्रोथ पर्सपेक्टिव भी कहते हैं। मैंने आपको समझाया था इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपनी एबिलिटी के बारे में देखते हैं कि हम क्या एबिलिटी है, मतलब कैसे हम क्या कितनी ट्रेनिंग दें, स्किल्स दें,
अपग्रेडेशन कितना दें, रीस्किलिंग कितनी करें अपने एम्प्लॉयज़ की, ताकि वो इतने एबल हो सकें कि जो हम प्रोसेसेस इंप्लीमेंट करने की सोच रहे हैं, जो इनोवेशन करने की सोच रहे हैं, वो कर पाएं, ताकि हम नई चीजें, नए प्रोडक्ट्स लाने की सोच रहे हैं तो ला पाएं, है ना। तो आपने कहा कि सर इसके अंदर मेनली 3 चीजें देखते हैं, ह्यूमन, सेकंड जिसे पीपल भी कहते हैं, सेकंड सिस्टम जिसे इंफॉर्मेशन सिस्टम भी कहते हैं, और थर्ड ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेसेस। ह्यूमन कैपिटल या पीपल के अंदर का मतलब हम कह रहे हैं कि हमें जो रिक्वायरमेंट्स है और जो एबिलिटी है उसके गैप को फिल करना है। कैसे? स्किल प्रोवाइड करके, रीस्किल करके, जो कुछ भी करके एम्प्लॉयज को आपको ट्रेनिंग देके, ताकि वो उस चीज को मीट कर सकें जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, प्रोसेस को हम इंप्रूव कर रहे हैं। तो सेकंड, हमारे पास इंफॉर्मेशन फ्लो वगैरह बहुत अच्छा होना चाहिए, अप टू डेट होना चाहिए हमारा एम्प्लॉय हमारे को, ताकि वो डिसीजन मेकिंग में भी इंप्रूवमेंट हो, उसको समझ में आए कस्टमर कैसे सोच रहा है और वो उसी हिसाब से अपने आप को अपग्रेड कर सके, सही से हमारी एबिलिटी इंप्रूव हो रही है ना। और थर्ड है हमारा ऑर्गेनाइजेशन, आपने का प्रोसीजर्स, मतलब आप कह रहे हैं हमारा कल्चर, हमारा इंसेंटिव सिस्टम, सब कुछ जो होना चाहिए वो इसी तरीके से बेस होना चाहिए कि हमारा एम्प्लॉय मोटिवेट हो इन सब चीजों को करके। ठीक है, तो आपने कहा सही है। अच्छा, अब मैंने आपको समझाया था, देखो कैपलन एंड नॉर्टन सर ने, मैंने आपको पेज नंबर, बुक नंबर वगैरह भी बताया था कि देखो इस पेज पे ये कहा है कि इनोवेशन जैसे बोला। अब किसी जगह मैंने आर्टिकल में दिखाया था, उन्होंने कहा था कि देखो आर्टिकल के अंदर जो हमने बैलेंस स्कोर कार्ड का प्रॉपर जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था 1992 में, मैंने आपको पढ़वाया था, 93 का भी पढ़वाया था, दिखाया था। तो मैंने आपको समझाया था कि देखो इनोवेशन को उन्होंने किस में लिया था, उन्होंने लिया था लर्निंग एंड ग्रोथ के साथ। लेकिन बुक जब आई तो उन्होंने उसमें कहा किसके साथ ले लो इसको, किसके साथ ले लो, उन्होंने कहा इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव। मतलब ये एक ब्लैक एंड व्हाइट एरिया नहीं है कि इनोवेशन, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहाँ आएगा। कायदे में न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब एबिलिटी जनरेट करना होता है ताकि हम प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सके। आप कहेंगे न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट का मतलब प्रोसेस के हिसाब से सोचें, इंटरनल बिजनेस प्रोसेस के हिसाब से हम अपनी प्रोसेसेस को इंप्रूव करने की सोच रहे हैं। लेकिन इंस्टीट्यूट कंफ्यूज था, इंस्टीट्यूट कंफ्यूज था न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट में। 2016 में जब क्वेश्चन आया, क्वेश्चन 7 पार्ट बी सेकंड पॉइंट, उसमें जब उन्होंने लिया तो उसमें इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव ले लिया। और जब आपकी क्वेश्चंस, नॉर्मल क्वेश्चंस किए उन्होंने उस समय भी बाद में भी, तो कुछ क्वेश्चंस में इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव ले लिया, कुछ क्वेश्चंस में आपका लर्निंग एंड ग्रोथ ले लिया। सेफर साइड के लिए मैंने आपको बोला था कि आप लर्निंग एंड ग्रोथ ले लेना, अगर आपसे ब्लैक एंड व्हाइट पूछे कि यार न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट किस में आएगा। अदरवाइज दिस इज अ ग्रे एरिया। आपको मालूम है ऐसा कुछ नहीं है, उन्होंने ऐसा कहीं नहीं कहा था कि नहीं इसको तो इसी में लेना है, इसको तो इसी में लेना है। मैंने आपको इसीलिए पेज नंबर, बुक नंबर भी दिखाया, सब कुछ दिखाया कि देखो ऐसा कुछ नहीं। लेकिन हमारा इंस्टीट्यूट अगर जबरदस्ती करेगा तो मैं क्या कर सकता हूं। ऐसे इनोवेशन उन्होंने कंपलसरी क्या बोल दिया, उन्होंने क्या दिया, इनोवेशन कंपलसरी लर्निंग एंड ग्रोथ के साथ लेना है, जबकि कैपलन नॉर्टन खुद इनोवेशन कई बार इंटरनल बिजनेस पर्सपेक्टिव के साथ लेते हैं, पर्सपेक्टिव के साथ लेते हैं, कई बार लर्निंग एंड ग्रोथ के साथ लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है यार, ब्लैक एंड व्हाइट एरिया नहीं है। लेकिन एग्जामिनेशन के लिए दोनों को हम किसके साथ लेंगे, प्रोसेस के साथ नहीं लेके मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लर्निंग एंड ग्रोथ के साथ ले लो, झंझट खत्म। आपका कल को मतलब एक दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। चाहे इंस्टीट्यूट खुद कंफ्यूज है लेकिन हमें एक जगह सेटल होना पड़ेगा, क्योंकि मैंने नोटिस जो किया, मैंने पाया कि ज्यादा जगह इंस्टीट्यूट ने उसको लर्निंग एंड ग्रोथ के साथ ले लिया है, तो हम उसके साथ ले लेते हैं। बाद में लड़ाई नहीं रहेगी ना कि कहां जाए, है ना। चलो आप दूसरी साइड पे ले लो, एजम्पशन डाल दो, भाई मैं क्या करूं, साफ लिख देना इंस्टीट्यूट ने इसमें इसके साथ लिया था। मैंने आपको अटेम्प्ट बता दिया, आपको क्वेश्चन नंबर बता दिया, अगर जो दे आपके ऊपर है भाई, मैं नहीं किस कह सकता, है ना। अच्छा, अब हमने समझा था स्ट्रेटेजी मैप, ये जनरेशन 2 था। इसके अंदर हमने क्या समझा था, ऑब्जेक्टिव सेट करना, मेजर सेट करना, टारगेट, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव। ये आया क्यों था स्ट्रेटेजी मैप, एक्चुअली ये सब चीजें तो ऑब्जेक्टिव, मेजर्स, टारगेट, स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव्स तो उन्होंने बैलेंस स्कोर कार्ड फर्स्ट जनरेशन में ही दे दिए थे। लेकिन सेकंड जनरेशन में उन्होंने प्रॉपर हर चीज का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझाया। उन्होंने कहा कि देखो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप कैसे है, उन्होंने कहा ऑब्जेक्टिव्स जो आएंगे वो स्ट्रेटेजी मैप में आएंगे, और रिमेनिंग 3 जो आएगा वो किस में आएगा, बैलेंस स्कोर कार्ड में। फर्स्ट बैलेंस स्कोर कार्ड में चारों चीजें एक ही में थी, लेकिन अब क्या है, उन्होंने कहा ऑब्जेक्टिव्स को, फर्स्ट जनरेशन में चारों चीजें बैलेंस स्कोर कार्ड के अंदर थी, जबकि इन्होंने अब क्या कहा, ऑब्जेक्टिव्स को डाल दो स्ट्रेटेजी मैप में और रिमेनिंग 3
क्या मेजर्स टारगेट इनिशिएटिव आप डाल दीजिए कहां पे, बैलेंस स्कोर कार्ड में। आपको एग्जाम में जरूरी नहीं है फर्स्ट जनरेशन के हिसाब से पूछे या सेकंड, तो अगर आपसे ऑब्जेक्टिव पूछे चुपचाप ऑब्जेक्टिव भी लिख देना बैलेंस स्कोर कार्ड में, अपनी चू चपड़ अकल एक्स्ट्रा मत दिखाना कि देखो सर हमें तो कितनी नॉलेज है, हमने तो कैपलन नॉर्टन को पढ़ रखा है पूरा डिटेल में। अरे एग्जामिनर की क्या औकात हमारे सामने, यही तो दिक्कत है कि एग्जामिनर की नॉलेज आपसे कम पड़ जाएगी, उसको आता नहीं होगा आपके नंबर कट जाएंगे। भाई उसको तो आता नहीं होगा, आपके नंबर कट जाएंगे, फायदा क्या होगा। हमारी नॉलेज हम इसलिए लेते हैं, इसलिए नहीं कि हम शोकेस कर सकें कितनी नॉलेज है, रेदर इसलिए लेते हैं कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ जाए तो हम कंफ्यूज ना हो पेपर में, क्योंकि क्या पता पेपर सेटर ने वो क्वेश्चन पढ़ रखा हो, क्या पता पेपर सेटर जहां से इंटरनेशनल क्वेश्चन उठाए वो सेकंड जनरेशन के हिसाब से उठाए, है ना। तो स्ट्रेटेजी मैप तो वैसे भी आपके कोर्स में है। तो स्ट्रेटेजी मैप के अंदर हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। ऑब्जेक्टिव्स कैसे सेट करते हैं, इस तरीके से सेट करते हैं कि हमारी हमारी क्या मैप मीट हो सके, कस्टमर की हमारी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी मीट हो सके। अच्छा, मैंने आपको एक चीज और समझाई थी दोस्तों, मैंने आपको कहा था देखो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, प्लीज बात को बड़े ही ध्यान से समझना। आपको मैंने समझाया था कि देखो स्ट्रेटेजी मैप का मीनिंग क्या था, मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जैसे हम दिल्ली से मुंबई जा रहे हैं तो हमें लैंडमार्क्स अगर मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है, बिना लैंडमार्क के भी पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है बिना लैंडमार्क के पहुंचेंगे नहीं, दिल्ली से मुंबई तब भी पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर लैंडमार्क दे दूं कि यार पहले बीच में जयपुर आएगा, फिर आपको जयपुर से उदयपुर जाना है, उदयपुर से वहां जाना है मुंबई, तो आपके लिए इजी हो जाएगा। बिल्कुल सेम चीज उन्होंने का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप लेते हुए, अगर हम आज की सिचुएशन से फ्यूचर की हमने जो विजन बनाया है उस पर पहुंचना है, अपनी कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी को मीट करना है, तो आपको बीच बीच में ऑब्जेक्टिव्स रखने पड़ेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाए लर्निंग ग्रोथ का, इसके बाद इससे ये बेनिफिट हमारे को देगा हमारे को इंटरनल प्रोसेस में, इसके बाद हमारे पास कस्टमर पर्सपेक्टिव हो जाएगा, और इससे हम लोग फाइनली रीच कर जाएंगे किसके ऊपर, आपने कहा कि सर हम पहुंच जाएंगे अपने डेस्टिनेशन, मतलब फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव पे। तो आपने कहा ऑब्जेक्टिव्स हम इसीलिए तो इसका नाम मैप रखा कि स्ट्रेटेजी का मैप बनाएंगे कि स्ट्रेटेजी रीच करने के लिए हम मैप क्या बनाए। तो आपने कहा कि सर हम सबके ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं ना, तो हम लिंक करके ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। हमने एग्जाम्पल भी लिए थे, और मैंने आपको डिटेल में एग्जाम्पल पढ़वाया था, एक पता नहीं इसमें था मेरे ख्याल से, इसमें नहीं था, मैंने आपको किन की बुक से पढ़वाया था, पॉल आर निर्वेन की बुक से एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल पढ़वाया था। मैंने आपको समझाया था कि देखिए हम लोग मान के चलिए हमारी स्ट्रेटेजी, हमारा रेवेन्यू मैक्सिमाइज करना, हमने फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव सोच रखा है, उसको मैक्सिमाइज करने के लिए आपने कहा कि सर रेवेन्यू ग्रोथ हमने ऑब्जेक्टिव रखा, उसको करने के लिए कस्टमर लॉयल्टी हमने ऑब्जेक्टिव रखा, किसका, आपने कहा कस्टमर पर्सपेक्टिव का, उसको करने के लिए आपने कहा कि यार कस्टमर लॉयल होगा तभी हम रेवेन्यू मैक्सिमाइज कर पाएंगे, क्योंकि एग्जिस्टिंग कस्टमर के बेस पे रेवेन्यू जनरेट होता है, नए कस्टमर कम देते हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर ज्यादा देते हैं रीसेलिंग पे। आपने कहा उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अपने प्रोडक्ट हमारे प्रोडक्ट के जो साइकिल है उसको, प्रोडक्शन की साइकिल को छोटा करना पड़ेगा। आपने कहा अच्छा, फिर कॉज एंड इफेक्ट देखा कि अच्छा कस्टमर कब सेटिस्फाई होगा, जब हम टाइमली उसको गुड्स बना के दे पाएंगे, मतलब प्रोडक्शन साइकिल को कम करेंगे। वो कैसे हो पाएगा, उसके लिए हमें ट्रेनिंग देनी पड़ेगी उसी फील्ड में कि कैसे प्रोडक्शन साइकिल कम करें। तो आपने आपने मतलब लिंक कर दिया, ऑब्जेक्टिव हर चीज का बना दिया। तो आप नीचे से देखोगे तो कैसे कहोगे, आप कहोगे जब हम ट्रेनिंग देंगे नए प्रोडक्ट बनाने की, उससे क्या रिजल्ट आएगा, उससे प्रोडक्शन साइकिल रिड्यूस होगी, उससे क्या रिजल्ट आएगा, उससे हमने समझा था क्या होगा, उससे हमने समझा था कि कस्टमर रिटेन होंगे, कस्टमर सेटिस्फाई होंगे, कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ेगी। उससे क्या होगा, आपने कहा कि सर उससे ये होगा कि हमारा रेवेन्यू ग्रोथ होगा। आपने कहा कि सर इससे हम लोग कॉर्पोरेट जो हमारी स्ट्रेटजी है उसको मीट कर जाएंगे। तो आपने कहा कि अच्छा, तो बेसिकली कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है स्ट्रेटजी मैप, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। मैंने आपको समझाया था देखो, अब ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए मेजर सेट करोगे कि कैसे पता चले कि हमें ऑब्जेक्टिव मीट कर पा रहे हैं या नहीं, तो मेजरमेंट तो करना पड़ेगा। मेजर आपने सेट कर दिए कि यार रेवेन्यू इंक्रीज इन रेवेन्यू हमारा जैसे मेजर होगा। उसके लिए फिर टारगेट रखोगे कि कितना टारगेट हो जाए तो वो माने कि हमारा रेवेन्यू एक्चुअल में इंक्रीज हुआ, सही जा रहे हैं, सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो आपने कहा कि सर जैसे
रेवेन्यू आपने एक रख लिया, ग्रोथ इन रेवेन्यू परसेंटेज आपने रख लिया, या किसी भी चीज़ का मेजर रख लिया आपने, फिर आपने टारगेट सेट किया इतना हो जाएगा। तब अगर टारगेट मीट नहीं हो रहा होगा, जैसे मान के चलिए मैंने एग्जांपल लिया था कि कस्टमर लॉयल्टी अगर नहीं आ पा रही, तो आपने उसके लिए रिवार्ड प्रोग्राम वगैरह लगाया, तो आपने कहा एक शॉर्ट टर्म हम लोग बहुत लिमिटेड टाइम का हम एक इनिशिएटिव लेते हैं कि यार यहाँ से यहाँ तक ये काम करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, क्या होगा, हमारी कस्टमर लॉयल्टी आ जाएगी। तो अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव स्ट्रेटेजी को मीट करने के लिए करते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव टाइम बाउंड कर दें कि यार सिर्फ एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए एक टाइम बाउंड की इस पीरियड में हम ये ऑब्जेक्टिव करेंगे, तो वो ऑब्जेक्टिव इनिशिएटिव कहलाता है या स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव कहलाता है। किसको मीट करने के लिए? जब टारगेट मीट नहीं कर रहा होता तब हम करते हैं ऐसा। ये हमने इसके अंदर सीखा था, क्वेश्चंस भी बहुत किए थे और बहुत डिटेल में हमने समझा था। मुझे बता दीजिए अगर किसी भी तरीके से कोई भी डाउट हो, मैं पक्का उसको ले रहा हूँ। अदरवाइज मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छे से रिवाइज किया। अगर किसी भी तरीके से कोई भी डाउट हो, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी।